So hello बच्चों पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and केम छो welcome to SSP the finest and easiest way to learn the concept the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject। बच्चा लोग ये है वीडियो कंप्लीट CUET के लिए वन शॉट एंड आपकी एग्जाम बस सामने ही है और लगातार आपको चैनल पर वीडियोस मिलते जा रहे हैं। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर विद क्वेश्चन प्रैक्टिस और आज का जो चैप्टर होगा वो होगा EMI एंड AC। बच्चों मुझे पता है कि आप अपनी CUET की एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे क्रैक करना चाहते हैं तो एक भी वीडियो को मिस मत करो। हमने इससे पहले जो था वो चैप्टर पढ़ाया था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जिन बच्चों ने नहीं देखा है फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं कमेंट में भी पिन कर देता हूँ प्रीवियस वीडियो का लिंक, जरूर देख लीजिएगा। अब आपको अगर अपनी एग्जाम को क्रैक करना है, निकालना है, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। तो इसी को देखते हुए हमारी टीम ने आपके लिए इंग्लिश जनरल टेस्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10-10 मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में क्लास 24 पर अवेलेबल कराया है। क्लास 24 ऐप बहुत ही इजीली प्ले स्टोर पर जाते ही क्लास 24 ऐप आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके CUET प्रिपरेशन पर जाइए और मॉक टेस्ट को परचेस कर लीजिए और यहाँ से पढ़िए और वहाँ प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपकी एग्जाम निकलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर EMI एंड AC। हियर वी गो। इस चैप्टर के अंदर EMI के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉस, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले EMI में हमें जो चीज सीखनी है बच्चा वो है आपका फैराडेज लॉ। तो फैराडे साहब ने क्या कहा था? फैराडे साहब ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ना ना बच्चा लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फैराडे साहब ने थोड़ी बोला था, ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से की बात थी। फैराडे साहब ने ये कहा था यार कि किसी भी कॉइल के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, उसका जो नेगेटिव वैल्यू होता है वही एवरेज इंड्यूस्ड EMF होता है। सबसे पहला इक्वेशन, किसी भी कॉइल के अंदर जो चेंज इन फ्लक्स है उसका जो एवरेज वैल्यू है, रेट जो है, रेट मतलब समय के साथ कितना फ्लक्स में चेंज हुआ, वही हमारे लिए एवरेज इंड्यूस्ड EMF है। अभी बच्चा फ्लक्स कैसे निकालते हैं? तो B.A से निकालते हैं। आप सब लोगों ने बोर्ड की तैयारी हमसे करा है, तो अभी फटाफट कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर सवाल देखेंगे। BA cos थीटा वेक्टर क्वांटिटी है एंड नो इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। B एंड एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। थीटा 0 पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। थीटा 90 पर 0 हो जाएगा। थीटा 180 पर ये नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमें इंस्टेंटेनियस अगर निकालना हो तो माइनस में n d फाई डिवाइडेड बाई dt। अब बच्चा लोग ये माइनस आने के पीछे का कारण लेंजेस लॉ है, जो अभी हम देखेंगे लेंजेस लॉ कैसे काम करता है। तो ये वो दो इक्वेशन है, इनके एग्जांपल्स पकड़ लीजिए। जैसे मान लो फाई बराबर में 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस में 1 दिया है, करेक्ट। और आपसे कह रहा है भैया t बराबर 0 सेकेंड से लेकर के t बराबर में 2 सेकेंड। पहली बार पढ़ने वाले बच्चों को भी फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म की खास बात है। सो स्टे विद अस एंड वॉच दिस सेशन टिल दी एंड। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। तो अब ये 0 से 2 सेकंड के लिए हमें फ्लक्स निकालना है। तो जैसा कि मुझे पता चल रहा है डबल टाइम इंटरवल है, यानी यहाँ पर एवरेज की बात कर रहा है, मतलब माइनस में डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई का क्या मतलब हुआ? फाई एफ माइनस में फाई आई अपॉन में टी एफ माइनस में टी आई, करेक्ट। चलिए फाइव एफ माइनस है फाइव आई। तो अभी फाइव एफ का क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पर आप 2 सेकंड रख देंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम। तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 हो जाएगा बच्चा लोग। तो ये आ गया माइनस में 17। माइनस में इनिशियल वैल्यू यहाँ रखते ही आपके लिए हो जाएगा 1, देन 2 माइनस 0, ये आपका हो गया 2, यानी आपका आया 8 वोल्टेज, ठीक है। अगर इसी में मैं बोलता बच्चा एग्जैक्टली 2 सेकंड पर EMF निकालो, तो आपने क्या करना था? यू वुड हैव टू डू, यू वुड हैव डन दी इंस्टेंटेनियस के लिए दिस डिफरेंशिएशन। तो ये आपका 4t होता प्लस बच्चा लोग 4 हो जाता और t की जगह पर बाबू 2 रख देते, तो 8 4 कितना हो जाता? 12 वोल्टेज, 12 वोल्टेज। तो ये आपको दोनों ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके CUET एग्जाम के लिए। अच्छा एक और चीज़, यहाँ से आपको करंट भी पूछ सकता है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी भाषा में EMF मतलब एक तरीके का वोल्टेज ही है और V बराबर IR होता है। तो अगर मान लो आपको I बोलता है तो माइनस में n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, फिर यहाँ पर R हो गया और ये आपका डेल्टा टी। अगर आपको चार्ज पूछता है बच्चा तो I बराबर Q बाई टी। फिजिक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इसे टफ करके लोग पढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चे फिजिक्स से भागते हैं। बट ट्रस्ट मी बच्चों, अगर आप यहाँ से फिजिक्स पढ़ोगे यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, आपका चार्ज भी आ गया। तो डेल्टा क्यू का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस तो हट जाएगा एंड डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। तो ये रहा आपका चार्ज, ये रहा आपका करंट, ये रहा इंस्टेंटेनियस और ये रहा आपका एवरेज। दिस इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग में फैराडेज लॉ। अब बात करेंगे माइनस क्यों आता है।
तो माइनस आने के पीछे बच्चा लोग द एक्सपेरिमेंट फैराडेस लॉ एंड हेनरी, ये तो हमने देख लिया। चाहे कुछ एक्सपेरिमेंट आपको समझना है तो लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, आपने पढ़ा भी होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर रहता है और ये इस तरीके से यहाँ पर एक कॉइल रहती है, कॉइल के सामने मैग्नेट रहता है। वी ऑल नो दैट मैग्नेट के नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और डिचक्यों करके ऐसे साउथ में आ जाती है, तो ऐसे निकल करके डिचक्यों करके साउथ में आ जाती है। सो इफ़ आई मूव दिस मैग्नेट टुवर्ड्स दिस, तो चांसेस हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक होंगे। मैं इसको लगातार आगे पीछे करूँगा, डिफ्लेक्शन आएगा, वही हमारे लिए क्या है, आईसी है। और आईसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों लोग, इंड्यूस्ड करेंट, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट हेनरी। अभी लेंजेस लॉ के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये भी हमने कर लिया। फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन ये देख लिया। लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेंजेस लॉ को रटने से अच्छा आप हमेशा एग्जाम्पल याद रखिए। सबसे पहले तो अगर मान लो कि ये एक कॉइल है, इस कॉइल में से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और इस कॉइल में से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इस कॉइल में से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है बच्चा लोग इस तरीके से, देखिए ध्यान से, तो आपको नहीं लगता ये कुछ इस तरीके का एक सिंबल हुआ है ना। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे, और यहाँ देखिए ऐसे जा रहा है। और अगर ये इस तरीके से चल रहा है तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। ये देखिए यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा, ये एरो ऐसा किया तो इधर ऐसा हो रहा है। अब बड़ी सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो जब भी करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज and this is anti-clockwise. Now you can see clearly कि when the current is in it's not a clockwise, it's anti-clockwise, आंटी, और ये अंकल है, it's not आंटी, this is uncle, this is clockwise। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस तरीके से एंटी है और यहाँ पर इस तरीके से क्लॉकवाइज है। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जब ऐसे घूमेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी आपके तरफ साउथ होगी और बोर्ड की तरफ नॉर्थ होगी, ऐसा होता है। द साइड ऑफ द कॉइल फेसिंग टुवर्ड्स योर आई, आपके आंख की तरफ जो कॉइल है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर इस तरीके का कॉइल है ना तो ऐसा मैग्नेट बना, तो इस कॉइल में अगर ऐसी करंट चल रही है, ऐसी करंट चल रही है, तो ये साउथ है ये नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ से ऐसे निकल करके ऐसे साउथ में जा रही है। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, समझ गए। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक मैग्नेट है, 3D में आप ऐसा इमेजिन करो तो ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। इसी चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको ये रूल याद ना हो तो आप क्या करिए, अपनी 4 उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में छोड़िए, थंब देखिए, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और इससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट यानी कि बाहर की तरफ है। ये चीज़ क्लियर रखिए आप दिमाग में। अब सवाल पर आइए। अब जैसे मान लीजिए ऐसे क्रॉस क्रॉस है, तो इस क्रॉस क्रॉस के अंदर आपके टेक्स्ट बुक का ही सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे कॉइल है और ये कॉइल लगातार बाहर की तरफ जा रहा है। अगर ये कॉइल बाहर की तरफ जा रहा है तो एज पर द फॉर्मूला फाई बराबर बी इंटू ए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा। अगर फ्लक्स घटेगा तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आया, ईएमएफ आया मतलब सर्किट में करंट जनरेट हुई। वो करंट का डायरेक्शन क्या है, यही इस क्वेश्चन का थीम है। आई रिपीट द सेंटेंस, इफ द कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स घट रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रहा है तो फ्लक्स भी कम होगा। और अगर बच्चा फ्लक्स कम होगा, इसका मतलब भले ही कम हो भले ही ज़्यादा हो, फ्लक्स में तो चेंज हुआ ना। अगर फ्लक्स में चेंज हुआ इसका मतलब है कि कॉइल में ईएमएफ आ गया। अब अगर कॉइल में ईएमएफ आ गया, वोल्टेज आ गया, मतलब कि करंट आ गया। और अगर करंट आ चुका है तो उसका डायरेक्शन क्या है, हमें वही निकालना है। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है उसका अपोज करने में ही होता है। किसकी वजह से पैदा हुआ, ये बाहर जा रहा है उसकी वजह से, यानी फ्लक्स में जो कमी आई उसकी वजह से। तो ये चाहेगा मैं फ्लक्स को बढ़ा दूं, हमेशा उल्टा होता है, फ्लक्स को बढ़ा दूं तो सिस्टम चाहेगा फ्लक्स को बढ़ा दो, हमेशा अपोजिट होता है। अब फ्लक्स को बढ़ाने का मतलब है आपको बी को बढ़ाना पड़ेगा। बी को बढ़ाने का मतलब इसमें से ऐसी करंट बहाइए जो स्वयं क्रॉस हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ क्रॉस है, बढ़ाना है तो क्रॉस करना पड़ेगा और क्रॉस के लिए ऐसी चाहिए यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की करंट चाहिए। तो आंसर हो गया क्लॉकवाइज। ऐसे और भी सवाल आपको मिलेंगे, उनके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये हमेशा बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, बच्चा याद रखिएगा, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि मोशनल ईएमएफ। अब ईएमएफ के अलग अलग पैटर्न्स आपके सामने आएंगे, थोड़ा ध्यान से समझोगे मजा आ जाएगा, पहली बार पढ़ने वाले बच्चों को भी आनंद आ जाएगा। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब हुआ अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस क्रॉस क्रॉस के अंदर यहाँ पर एक रॉड है, इसके अंदर जाहिर सी बात है एक प्लस होगा और माइनस होगा, एक या बहुत सारे, ऑब्वियसली
बहुत सारे। तो जब ये मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी से, सो इफ इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो इसके चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगेगा। एंड हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बिकॉज एज पर द फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस में b, आपको क्या करना है, अपने हाथ का राइट हैंड लेना है, वेलोसिटी की तरफ रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर जाना है। सो दिस वे यू कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब का डायरेक्शन ये आपका फोर्स है, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ये पॉजिटिव सारे चार्जेस यहाँ आ जाएंगे, नेगेटिव ऑब्वियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ऊपर जा रहा है प्लस तो नीचे माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये टर्मिनल प्लस की तरह और ये टर्मिनल माइनस की तरह होगा। तो अगर आप इसको किसी रेजिस्टेंस वाले वायर के साथ जोड़ दो तो इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा, है ना। वो करंट कितना होगा, वो ईएमएफ कितना होगा, वो देखते हैं। जब जब ये चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं तब तब इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पैदा हो रही है। जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई मैग्नेटिक फील्ड के मिलने वाले फोर्स के बराबर हो जाए, उस वक्त यह सिस्टम रुक जाएगा कि सारे चार्ज पार्टिकल इधर जाना बंद, सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर आना बंद। यानी हम कह सकते हैं कि Q इंटू ई इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस में बी। बच्चा लोग एकदम बढ़िया शानदार वाली फिजिक्स है। Q से Q कटेगा तो E आपका आ गया V क्रॉस में B। आपने चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि जो EMF होता है या जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है VA माइनस VB, वो आपका होता है E डॉट में DL, यानी कि V क्रॉस में B एंड डॉट में DL। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, बट आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज लिखी जाती है VBL। अच्छा, DL क्या है, छोटे से एलिमेंट का हिस्सा है। डॉट क्या है, V क्रॉस B और DL के बीच का एंगल है। सो वेयर इज V क्रॉस B का डायरेक्शन, दिस इज V क्रॉस B, फोर्स का डायरेक्शन एंड लेंथ। तो फोर्स और लेंथ दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए डॉट को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर cos 0 आएगा विच इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू 1। एंड V और B के बीच में एंगल देखिए, वेलोसिटी ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इनके बीच में sin 90 की भी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल करके आता है E बराबर में BVL, जहाँ पर E वोल्टेज का डिफरेंस है और ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। इफ यू कंसिडरिंग एट A एंड दिस इज B, सो दिस इज गोइंग टू बी VA माइनस में VB। तो विच वन इज द एक्चुअल फॉर्मूला, इज इट VBL और V क्रॉस B डॉट DL? यस, तो V क्रॉस B डॉट DL इज द एक्चुअल फॉर्मूला, नॉट VBL। क्लियर है, ठीक है, ओके बच्चों। चलो, तो ये हो गया आपका मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, इसमें करंट आपको चाहिए था, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो VBL डिवाइडेड बाई आर, ये आपका करंट हो गया। इसी में अगर आपको पावर चाहिए तो V इंटू आई कर दीजिए। मैकेनिकल पावर कितना इसको लेके जाने में खर्च हुआ, तो क्या होता है बच्चा लोग, V इंटू आई, तो VBL इंटू VBL डिवाइडेड बाई आर, सो V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर divided by R. This is going to be your mechanical power. Okay, now AD current. What is AD current? AD current is basically जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ये नॉर्थ है और ये एक साउथ है। अब यहाँ पर मैं एक कंडक्टर रख रहा हूँ जिसका रेडियस कैपिटल R है, तो नॉर्थ से निकल करके जाएंगे साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, राइट। अब अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करने लग जाऊं, रोटेट करूं, तो जाहिर सी बात है बच्चा, वो रोटेट करूंगा तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑब्वियसली वो भी रोटेट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होंगे तो वो करंट बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो करंट बनाएंगे। ऐसे जो करंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे सर्कुलेशन की वजह से होते हैं, इसलिए इसको ये भंवर की तरह दिखता है, इसलिए इसको एडी करंट कहा जाता है। और ये क्यों चलने लगे उसका भी कारण है। अब अगर ये एडी करंट बन रहा है तो ये जो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका ये अपोज करेगा। इसको आपको एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया रहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3D में इमेजिन करवाता हूं आपको। ये आपका नॉर्थ और ये है आप लोगों का बच्चा लोग कुछ इस तरीके से साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ समझ रहे हो, ऐसे नॉर्थ और साउथ है। अब इसमें एक पेंडुलम है, ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर एक पेंडुलम है, वो पहले यहाँ पर था उसका बॉब, बाद में वो ऐसे मूव करते करते यहाँ पर आया। मतलब कि ये नॉर्थ और ये साउथ, पेंडुलम जैसे ही स्विंग करके अंदर आएगा, तो पेंडुलम जैसे ही अंदर की तरफ आएगा तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा यानी फ्लक्स में चेंज आया, तो उस बॉब में, इस बॉब के अंदर एक करंट चलने लगेगी, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आया मतलब EMF, EMF आया मतलब करंट, वही करंट एडी करंट है। अब ये एडी करंट करेगा क्या,
अपोज करेगा, कि मतलब इधर आने पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटाने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो। तो घटाने का मतलब कि अगर वो स्पीड में आया तो उसकी स्पीड स्लो हो गई, लेकिन फिर भी ग्रेविटी की वजह से स्विंग तो हो ही जाएगा। फिर ये बाहर चला गया, तो जब ये बाहर गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटा, सिस्टम क्या जाएगा, बढ़ेगा, फिर बुलाएगा आजा भाई, फिर आजा भाई, फिर आजा भाई। लेकिन हर बार अंदर आने जाने पर क्या अपोज हो रहा है, और वो कर कौन रहा है, एडी करंट। इस करंट की वजह से इस बॉब के अंदर हीट जनरेट होगी। अब जरा सोचिए, बहुत सारे जो मोटर वगैरह होते हैं, उस मोटर वगैरह में भी तो लगातार प्लेट्स घूमती है, गर्मी पैदा होती है, क्यों, बिकॉज ऑफ करंट। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करें तो कभी भी मोटर बंद हो सकता है, हीट की वजह से वो पूरी तरह से बर्न हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए साइंटिस्ट लोगों का दिमाग लगता है, वो क्या करते हैं कि ऐसी जो प्लेट्स घूमती है उसको कुछ इस शेप में कट करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स बना देते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स बना देते हैं, आपने देखा होगा कभी किसी मोटर का प्लेट, तो ये ऐसे। तो अब इससे क्या हो गया बच्चा, एरिया रिड्यूस हो गया। अगर एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो आर बराबर रो एल अपॉन ए के हिसाब से एरिया डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। समझोगे तो बहुत मजा आएगा। अब रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई बराबर वी बाई आर, अगर हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो करंट ऑब्वियसली क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी हम एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए स्लॉट्स बनाते हैं। वैसे एडी करंट से थ्योरी आप इतना याद रखिएगा कि एडी करंट का एप्लीकेशन कहाँ है, इंडक्शन में है, मीटर जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक मीटर होता है वहाँ पर होता है, मैग्नेटिक ट्रेन के अंदर होता है, बहुत सारी जगह पर जहाँ पर भी मोटर काम करती है ना वहाँ पर एडी करंट होता है। तो एडी करंट अगर आपसे कोई पूछ ले या इसके सवाल अगर समझने हैं तो आप ऐसा याद रखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसके अंदर कोई एक मेटालिक प्लेट घूम रही है तो उसमें एक करंट जनरेट होती है, वही करंट एडी करंट है। अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं करूंगा हीट बहुत डेवलप होगा, बर्न हो जाएगा, मोटर खराब हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करो, स्लॉट्स बना दो। स्लॉट्स बनाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, सॉरी रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, करंट आपका घट जाएगा, एरिया घटने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस को समझते हैं बच्चा, इंडक्टेंस क्या है। तो जैसे एक सिंगल कॉइल आपने लिया, इस सिंगल कॉइल में आपने एक बैटरी लगा दिया और यहाँ पर एक की लगा दिया, ठीक है ना। जैसे आप की को टैप करोगे करंट धीरे धीरे जीरो से लेकर के उससे कुछ वैल्यू तक पहुंचा होगा, बढ़ा होगा। तो जैसे जैसे करंट इसमें से पास हो रही है तो करंट के पास होने से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसी के साथ लिंक होती है। क्योंकि ये करंट अगर चेंज हुआ, चाहे बढ़ा चाहे घटा, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, करंट के चेंज होने से बी बराबर म्यू नॉट एन आई, जस्ट लाइक अ सोलेनॉइड, बी बराबर में म्यू नॉट एन आई। करंट चेंज हो रहा है, बी चेंज होगा, बी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। एंड एज पर द फैराडेज लॉ, अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ तो डेवलप होगा बॉस। यानी कि जो फाई है बेसिकली डिपेंड कर रहा है पूरी तरह से आई के साथ। अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इतना है तो इतना हो जाएगा। अब आप पढ़ चुके हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही कांस्टेंट आता है, यही कांस्टेंट हमारे लिए इंडक्टेंस है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चा, तो एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। दोनों तरफ माइनस लाइए, ये आपका क्या बन गया, ईएमएफ, इसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और जो आपका एल है वो इंडक्टेंस है, यानी ईएमएफ डेवलप करना है तो करंट में चेंज मारो। अगर करंट में चेंज मारोगे तो ईएमएफ अपने आप डेवलप हो जाएगा। एल का यूनिट नोट डाउन करिए हेनरी, और इसका जो दूसरा यूनिट होता है वोल्टेज सेकंड पर एम्पियर भी होता है, वोल्टेज सेकंड पर एम्पियर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। अब इंडक्टर से रिलेटेड एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है, वैसे ही इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। तो इसका जो फॉर्मूला लगता है कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा हाफ एल आई स्क्वायर। सो इंडक्टर की जो एनर्जी होती है वो ये, और जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो 1/2 बी स्क्वायर एंड देन म्यू नॉट। अगर आप कैपेसिटर वाला हमारा चैप्टर पढ़े हैं प्रचंड बैच के अंदर तो वो था ई स्क्वायर बाई 2 अपसलान नॉट। तो ये गलत है, मैंने बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट निकलना चाहिए था। दिस इज गोना बी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो थियरी याद रखिए, इस तरीके से कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपके सवाल सभी बनेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टेंस। अब आइए म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बात करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या खास बात होती है, इसमें दो कॉइल होता है, इट्स अ गेम ऑफ टू कॉइल। इस तरह से स्विच को आपने टैप किया, प्लस माइनस वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होगा, करंट क्या हो चालू हो गया। अब यहाँ पर एक और कॉइल लगा रहता है, एक तरीके से जादू ही है ये, कैल्वेनोमीटर अपने आप डिफ्लेक्शन देने लगता है। उसके पीछे का कारण ये है बच्चा लोग कि जैसे ही हम यहाँ पर टैप करते हैं तो इसके आसपास करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैं आपसे कहूँ कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
बाजू वाले कॉइल के साथ समहाउ थोड़ा बहुत लिंक है, तो आंसर है हाँ। तो अगर इसमें लिंक है मतलब यहाँ चेंज कर रहे हो तो यहाँ का भी फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि दूसरे वाले कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, फ्लक्स φ2 है, वो पूरी तरह से डिपेंड किस पे कर रहा है, पहले वाले कॉइल पर। अब यही डिफरेंस है म्यूचुअल इंडक्शन में, जिसमें आप चेंजेस कर रहे हो फ्लक्स दूसरे वाले में पैदा होगा। तो अब इसको हटा दीजिए, किसको हटा दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी को, तो कांस्टेंट आ जाएगा, यही आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस में m di1 अपॉन में dt आ जाएगा। सो दिस इज म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो पहले देखा आपने वो क्या था, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा, ये जो m होता है इसको m12 m21 ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है बच्चा लोग, इसका मतलब है कि आप भले ही यहाँ बैटरी उठा करके यहाँ लगा दीजिए, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दीजिए, यहाँ चेंज मारिए, बट किसी भी दो कॉइल के सिस्टम का जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहा जाता है। अब यहाँ M12 का मतलब है भाई साहब आप दो में जनरेट कर रहे हो एक में चेंज करके, या दो में लेके आ रहे हो एक में चेंज करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑलवेज रिमेन सेम। इसका भी जो यूनिट होता है वह हेनरी ही होता है। एक और बहुत ही प्यारी सी बात याद रखिएगा, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, जैसे ये इंडक्टर है और अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं L1 एंड L2, तो दिस इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस विच वी हैव स्टडीड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका इक्विवेलेंट जो आंसर होता है वो L1 प्लस L2 ही रहता है। और अगर हम बच्चा लोग पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ये इस तरीके से जो कॉइल आपको दिखाई दे रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एंड पैरेलल के अंदर अगर दो ही है तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन में आप एडिशन कर सकते हैं। इन शॉर्ट 1/L1 प्लस 1/L2। चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गया। एसी जनरेटर। सो एसी जनरेटर बेसिकली नॉर्थ साउथ, यहाँ पर कॉइल रहता है, इसको आप घुमाते हो, लगातार फ्लक्स में चेंज होता है और यहाँ पर आपको करंट मिल जाता है। इसकी सबसे खास बात होती है कि ये मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन बच्चा लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ एट द सेम पॉइंट इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है वो कितना होता है, तो वो वोल्टेज होता है Vm एंड देन वी हैव साइन ओमेगा टी। Vm मतलब NAB ओमेगा एंड देन साइन ओमेगा टी। और ये जो आपका Vm है ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज है। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो वो सिनुसॉइडल फॉर्म में चलता है, यानी ये आपका 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएगा वोल्टेज, ये आपका Vm, फिर ये आपका 180 पर 0, फिर 270 पर ये आपका नेगेटिव वोल्टेज, 360 पर ये वापस 0 हो जाता है। तो ये आपका वोल्टेज का ग्राफ, ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसी जनरेटर। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बच्चा। तो देखिए सबसे पहला सवाल EMI का, एक स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है, ध्यान से देखोगे हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहाँ मिल जाएगी। उस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब चाहे डॉट वाला विभाग हो, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। इफ अपोजिट साइड ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी म्यूचुअल अपोजिट डायरेक्शन b द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस कॉइल विल बी। वाओ बढ़िया सवाल। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस क्रॉस है, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन सा टर्मिनल प्लस है कौन सा टर्मिनल माइनस है, हमें नहीं पता। दिस वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ दिस मैथड बिकॉज वी नो दैट F इज इक्वल टू QV क्रॉस में B। क्यों बच्चा लोग, यही होता है ना, यही होता है सर, बिल्कुल। तो चलिए वेलोसिटी जो है इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थंब इधर आ गया, मतलब ये प्लस है, मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, आंसर BVL। ठीक है बच्चा। चलिए इधर आइए, यहाँ उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी तो है, वेलोसिटी ऐसी तो है, बट 4 उंगलियां बाहर की तरफ आएंगी। क्यों बाहर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, डॉट का मतलब बाहर की तरफ। तो लुक एट द थंब, थंब इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर मेरे लिए पॉजिटिव ये है और ये नेगेटिव है। अच्छा बच्चा, ये करंट को कैसे चला रहा है, ऐसे, और ये भी करंट को कैसे चला रहा है, ऐसे। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट? दोनों का डायरेक्शन क्या है करंट का, सेम है। ये देखिए, ये भी ऐसे चला रहा है और ये भी ऐसे चला रहा है, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिखाया गया था कि जब भी ऐसा हो करंट का डायरेक्शन एक ही लाइन में, तो उन्हें हम जोड़ देते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं। तो ये भी BVL जनरेट कर रहा है, ये भी BVL जनरेट कर रहा है, तो आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज 2 BVL। बट जस्ट इमेजिन कि अगर मैं यहाँ पर भी क्रॉस, इफ आई वुड हैव टेकन क्रॉस इंस्टीड ऑफ डॉट,
तो मेरा ये भी प्लस होता और ये माइनस होता, देन एट द टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट वुड हैव इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हमें माइनस करना पड़ता, BVL माइनस BVL, आंसर वॉज 0। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, यहाँ पर फ्लक्स दे रखा है, तुरंत पता चल जाएगा, 0.5 सेकेंड पे आपको करंट बोलता है, तो यहाँ पर सिंगल टाइम है इसीलिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए, यानी ये हो गया आपका 12t, माइनस में बच्चा लोग कितना 5। पक्की बात ना, बिल्कुल पक्की बात है सर, 12t माइनस में 5। तो अब डिफ्रेंशिएट तो हमने कर दिया, टाइम रखो 0.5, तो 12 पंचे 60, 6 में से 5 किया 1, और रेजिस्टेंस कितना है 10, यानी कि 0.1 एम्पीयर इज द आंसर। चलिए अगला सवाल, यहाँ देखिए कॉइल का सरफेस एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, तो AN पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड B भी पता चल गया, उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल यानी कि आपको R भी पता चल गया। इफ रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 सेकेंड द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल इज, जैसा कि आपको पता है चार्ज का जो फॉर्मूला था डेल्टा Q वो था N डेल्टा फाई अपॉन में R। तो नंबर ऑफ टर्न सबसे पहले दिखाई दे रहा है हमारे पास में कितना है बच्चा लोग, 50। डेल्टा फाई मतलब B2 माइनस में B1, फाई 2 माइनस है फाई 1, तो रेजिस्टेंस इतना, इट इज रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 सेकेंड, यानी फाइनल वाला 0 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो फिर प्लस हो जाएगा, नहीं समझे, फाई 2 0 माइनस फाई 1, तो 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ऑलरेडी यहाँ माइनस रहता है ना, इधर माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सो दिस वे वी कैन से दैट यहाँ पर फाई आ जाएगा B इंटू A, B आपका है 0.02 यानी कि 2/100, और एरिया जो है आपके पास में 100 है, सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10 की घात माइनस में 4, अपॉन में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है बच्चा लोग 2, तो देखो 2 से 2 कट गया, 100 से 100 भी कट गया बॉस, तो इट इज नाउ 5 इंटू 10 टू माइनस में 3, 5 इंटू 10 टू माइनस 3, 0.005 कूलम द आंसर। ओके नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल स्टेडीली चेंज फ्रॉम इतना, तो दिस इज डेल्टा I 4 हो गया, बोलोगे सर माइनस, हाँ माइनस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, समय दे रखा है, वोल्टेज इतना है, सेल्फ इंडक्टेंस एक ही फॉर्मूला आपके पास में, E बराबर में L डेल्टा I बाई डेल्टा टी, समय ना लीजिए बच्चा, E आपको दे रखा है, नहीं पूछा है, नहीं रहा 8 वोल्टेज तो 8, L आपको पूछा है, डेल्टा I कितना बोला मैंने 4, आप बोलोगे सर -4, तो यहाँ फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, समय कितना है बाबू, समय देखिए 0.05 यानी कि 5/100, तो इधर आ गया, 5 से काट दो, 20 चौके 80, 8/80 0.1, आंसर इज 0.1। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट, जब आपको पता है फॉर्मूला यही तो फिर डायरेक्ट रखो, आपके पास x और y कॉइल है, चलिए ये x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है, फिर कहता है करंट चेंज इन x, इसमें करंट 2 एम्पियर है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स 0.4 है, तो सीधी सी बात है फाई बाई आई, यही तो था n फाई बाई आई, तो 0.4 डिवाइड बाई 2 यानी 0.2, अरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, तो n फाई N2 फाई 2 अपॉन में I1, तो बिल्कुल सही है, करंट इसमें है I1 में और फ्लक्स चेंज इसमें है। नेक्स्ट बच्चा लोग देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम यानी कि M दे रखा है 5 मिली हेनरी, और करंट दे रखा है आपको I0 साइन ओमेगा टी, जहां पर I0 और ओमेगा इतना है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, तो E इज इक्वल टू M एंड देन DI बाई DT, हम DI बाई DT करेंगे तो I0 ओमेगा, साइन का क्या होता है बच्चा, कॉस ओमेगा टी, माइनस के साथ नहीं प्लस ही रहता है, बट कोई भी ऑप्शन में माइनस नहीं है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। अब अगर ये मैक्सिमम है मतलब ये आपका 1 हो गया, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो नाउ एट द एंड M की वैल्यू प्लेस करो, 5 मिली, मिली मतलब 1000 कर देता हूँ, I0 इज 10 एंड व्हाट अबाउट ओमेगा, ओमेगा इज 100 एंड देन बचा लोग पाई, दिस 100 गोना बी कैंसल आउट, 10 बचे 50 पाई, द आंसर इज 50 पाई। कहीं तो लोचो है, अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये देखो ये 0 बचा हुआ है, 100 से कटा है ना, ये 0 कटा है, तो 5 पाई द आंसर। आज ब्लू है पानी, देखिए यहाँ पर अगर मैं पॉइंट A ले लेता हूँ, ये पॉइंट मैं C ले लेता हूँ, तो C नहीं, ये B होना चाहिए, दिस इज B, ये B है, दिस इज A, इसका मतलब है AB और AB, तो A और B के बीच में ही 3 इंडक्टर लगे हैं, साफ साफ दिख रहा है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन इज ऑलवेज इन द पैरेलल। सर कैसे किए, A और B के बीच में एक इंडक्टर,
ए और बी के बीच में एक इंडक्टर, ए और बी के बीच में एक और इंडक्टर, तीनों के तीनों ससुरे पैरेलल में है, तो 1/3 1/3 1/3 3/3 कट गया 1, यानी आंसर इज 1। ओके नेक्स्ट, एक स्क्वायर कंडक्टिंग कॉइल है जिसकी एरिया बच्चा लोग 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इज प्लेस्ड नॉर्मली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना 10⁻³ ओमेगा, नॉट ओमेगा, इट्स वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल के साथ जो लिंक होगा वो डैश डैश वेबर होगा। चलिए, तो phi इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो 10⁻³ एंड एरिया 100, 10 पावर माइनस में 4, 3 2 5 में से 4 गया 1 10, खत्म। टीच क्या हूं दिस वे बच्चा लोग, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट वे में। अ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द टू विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन। चलिए, तो एक एरोप्लेन इमेजिन करते हैं। टीच क्या हूं, 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 टीच क्या हूं एंड टीच क्या हूं। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द टू विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन इज 50 मीटर, तो एक्सट्रीम पॉइंट एकदम अपने इस पर, ये आपका 50 मीटर है। फिर कहता है इट इज फ्लाइंग एट ए स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 360 गुणे 5 बटे में 18, इट्स जस्ट लाइक मीटर पर सेकेंड, तो 18 दूनी 36, 20 पंजे कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे डिचुक 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 डिचुक। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज इतना, तो वर्टिकल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, आप जरा इसको फील करते हैं, जैसे ये हमारी धरती माता है बराबर, प्लेन ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ये हुई और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ये हुई। हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रहा है प्लेन, तो धरती माता के सरफेस के जैसे आप प्लेन को देखते हो तो वो पैरेलल टू धरती माता हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वर्टिकल है, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों ई बराबर में BVL तब लगता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर मैं बोलता मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल में 0 है तो मैं कोई ईएमएफ मिलता ही नहीं, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी ऐसे है, प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, प्लेन को मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सो द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो ऑब्वियसली यही लग जाएगा V क्रॉस P डॉट DL PVL। तो आपका B कितना है बच्चा, 2 गुणे 10 की घाते माइनस में 4, वेलोसिटी कितनी है बाबू 10 की घाते 2, और L कितना है बाबू, तो 50 है, तो 5 तिहाई 5 दूनी 10, सब हो गया ससुरा, सब 10 में ही आ रहा है, कोई बात नहीं 10, तो 1 में से 4 गया तो 5 दूनी 10, 50 दूनी 100 ले लो ना, तो 2 2 4 1 हो गया, आंसर इज 1 वोल्टेज। चलो, एक व्हील है विथ 10 मेटालिक स्पोक्स, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, 10 मेटालिक स्पोक्स हैं, सबका 0.5 मीटर है, लॉन्ग रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 RPM। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है 120 रोटेशन पर मिनट दिया है, रोटेशन पर मिनट यानी कि वो फ्रीक्वेंसी है, हर एक मिनट में 220 रोटेशन मारती है, तो जो ओमेगा होता है वो आपका 2πf होता है, तो 2π, तो एक मिनट में बच्चा 120 रोटेशन मार रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 120 इंटू 2π, क्योंकि एक रोटेशन में इतना होता है ना, और मिनट बोल रहा है, तो मिनट का मतलब यहाँ पर कितना सेकंड हो जाएगा, देखो ऐसा समझो, टाइम आपका कितना 60 सेकेंड, ठीक है। ओमेगा आपको चाहिए, ओमेगा बराबर होता है 2π/t या 2πf, टाइम पीरियड आपका फ्रीक्वेंसी का उल्टा है। समझना यही है कि 120 रोटेशन पर मिनट है, बट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने का मतलब होता है 1 सेकेंड में होने वाला रोटेशन, इसको ध्यान से समझिए। तो ये हो गया ना आपका 120 इंटू 2π, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले से 2π से मल्टीप्लाई नहीं करना है। चलिए बच्चा, तो आपका कैलकुलेशन में समय बच्चे इसलिए मैंने कर दिया इसको। हाँ, एक बार देखिए, ओमेगा 2πf जो मैं बोल रहा था वो ध्यान रखना है आपको, जैसे कि ओमेगा अगर आपको निकालना है तो ओमेगा आपका क्या होता है 2πf, दिस इज f 120 रोटेशन, तो पर मिनट है, तो मिनट है इसलिए डिवाइड बाय 60 तो करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो वो फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो ये मैंने कहा आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि जब आपको ईएमएफ निकालना है ऐसे घूमने वाली कोई चीज़ के लिए, तो b ओमेगा r²/2 है ना। ये जो r है आपका लेंथ है, b आपको देखिए कितना दे रखा है 0.4 टेस गाउस 10⁻⁴ टेस्ला, 2π एज इट इज, 2π एज इट इज, ओमेगा की जगह पे f है, f की जगह पर 120/60 कर दिया, एंड देन वी हैव r का स्क्वायर यानी 0.5 यानी 5/10 5/10 कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब काट दो यार, 2 से इसको काटा, फिर एक सब काट दोगे तो 0.628 माइक्रो वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर।
घबराइए नहीं, लास्ट में आपका आंसर भी रख दिया है तो आप चेकआउट कर लोगे। ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो सबसे पहले करंट के डायरेक्शन को देख करके ना, ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था, करंट जहाँ से घुसे वो प्लस, दूसरा वाला माइनस, बैटरी का छोटा डंडा माइनस, बड़ा वाला प्लस, जहाँ से करंट घुसे प्लस, बाहर निकले तो माइनस। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो ए पॉइंट का वोल्टेज वी हो गया, फिर माइनस में आई आर, करंट हमारे को दे रखा है कितना 5, तो 5, फिर आपका प्लस में 15 हो गया, फिर बच्चा माइनस में, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंड एक्जैक्टली इक्वल्स टू बी पॉइंट पर हम पहुंच गए। ये माइनस क्यों है पता चला, बिकॉज हम ऐसे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब वी ए माइनस में वी बी मुझे चाहिए, तो 15 में से 5 गया 10, उधर जाएगा तो माइनस में 10 प्लस एल डी आई बाई डी टी, करेक्ट बच्चा। तो माइनस में 10 प्लस एल, एल कितना है, एल कितना है 5 मिली, मिली मतलब 10⁻³ और देखो डी आई बाई डी टी क्या लेंगे, प्लस या माइनस, तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से वर्ड पर क्या लिखा है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट द करंट इतना एंड डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10⁻³, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो आपको यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, तो 10⁻³ तो ये कट गया आपका 10 और 5 कितना हो गया 15 वोल्टेज। आप बोलोगे सर माइनस में आ रहा है, बट आपका तो आंसर प्लस में है। वैसे 15 सही है क्योंकि हमने वी ए माइनस वी बी निकाला, आपको पूछा है बी और ए के बीच में, तो वी बी माइनस वी ए उसे चाहिए, तो वी बी माइनस वी ए करोगे बच्चा तो ये ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, ये एल डी आई बाई डी टी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट सर्किटेड कॉइल, तो एक शॉर्ट सर्किट कॉइल है, उसको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, मतलब समय के साथ बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ जूल हीट ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द नंबर ऑफ टर्न्स वेयर टू बी क्वाड्रुपल, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को आपने 4 गुना कर दिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो वायर रेडियस इज हाफ्ड, रेडियस को आपने आधा कर दिया बच्चा लोग, ये हाफ कर दिया। द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड वुड बी, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होगा, तो P बराबर में I²R, जैसा कि आप देख रहे हैं किसी का भी किसी से कोई लेना देना नहीं है करंट का नंबर ऑफ टर्न से, तो इसका आंसर सेम ही रहेगा, ये सिर्फ आपको घुमाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलेनॉइड A एंड B हैविंग इक्वल लेंथ आर सेम इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड A एंड B आर इतना, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन विल बी। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये भी फॉर्मूला याद रखिए, नानो निन्नानु प्रतिस्थल्य म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सर क्या बोल गए, तो एन ए एन यू, नानू से आप प्यार तो करते ही हो, लव, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सॉलिड का नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, सो द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन यानी कि एन स्क्वायर प्रपोर्शनल टू 1/a है बच्चा लोग, और एरिया आपका πr² है, यानी कि n1/n2 इज इक्वल टू r2/r1, तो n1/n2 100/2 यानी कि 2/1 यानी 1:2, 1:2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसकी एरिया A है, इज हेल्ड परपेंडिकुलर रखा है टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B, अ स्मॉल कट इज मेड इन द रिंग एंड द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड across the end such that the total resistance of the circuit is R. When the ring is suddenly squeezed to 0 area, the change flowing through the galvanometer is. आपको किसकी बात कर रहा है देख के ही पता चल जा रहा है, फ्लच चार्ज की बात कर रहा है, तो NAB/R होता है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ दिया नहीं है तो AB/R। A magnet is moving towards a coil along its axis, तो ये मैग्नेट है, इस कॉइल के एक्सिस ये ऐसे चल रहा है, and the EMF induced in the coil is E, तो इसमें जो EMF इंड्यूस्ड हुआ वो है आपका E। इफ द कॉइल ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट, अब ये भी इसकी तरफ आ जाए विद द सेम स्पीड, द इंड्यूस्ड EMF विल बी। बच्चा ध्यान से इसको समझिए, ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि यहाँ से आपका एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और यहाँ से एक पार्टिकल इस तरफ आ रहा है। अगर ये पार्टिकल इसकी तरफ सिर्फ जा रहा होता तो इसकी स्पीड जो भी थी वो उतनी होती, लेकिन अगर ये भी इस तरफ आ जाए तो ओवरऑल रिलेटिव का खेल हो गया, डबल होगा कि कम होगा। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे यहाँ रेडियो रखा है, मैं रेडियो की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे आवाज़ थोड़ी सुनाई ज़्यादा देगी, लेकिन अगर रेडियो भी इस तरफ आने लगे तो मुझे आवाज़ और डबल सुनाई देने लगेगी, डबल। आंसर 2E। नेक्स्ट, एक रॉड है ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो रॉड की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, इज मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर।
इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड इज इतना, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्सीलरेशन है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका लेंथ है, ठीक है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी, द रेट यानी ई बराबर में बी वी एल बोल रहा है। अब रेट की बात कर रहा है तो डी ई बाई डी टी, तो बी एल डी वी बाई डी टी, दिस इज एक्सीलरेशन। What about B? It is 2 times of 10 raised to minus 4. What about L? It is 5 सेंटीमीटर है बच्चा, 10 raised to minus में 2 ले ही लो। और एक्सीलरेशन कितना है 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये आपका हो गया 20 गुणे माइनस में 6, 20 इंटू 10 raised to minus में 6 is the answer. Okay, I repeat. तो 5 सेंटीमीटर था ना बाबू लेंथ, तो 10 raised to minus में 2 हो गया। ओके, और 2 इंटू 10 raised to minus में 4 था, ये भी सही है। और डी वी बाई डी टी बाबू लोग हमारा एक्सीलरेशन भी सही है। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 माइनस 4 गुणे पे माइनस 6 हो रहा है बाबू। अब वोल्टेज पर सेकेंड होगा, तो 20 गुणे 10 की घात -4 वोल्टेज पर सेकेंड। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, कहीं पर कुछ तो एरर है, अगर कुछ ऐसा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू अ कॉइल of 100 turns gives a rise to magnetic flux इतना, the magnetic energy associated with the coil is, it's like half Li का स्क्वायर। काम आपको दे रहा हूँ मैं, हाफ Li स्क्वायर, सिंपल इक्वेशन पे पुट करिए और आंसर लाइए। ये देखते ही देखो पता चल रहा है ये चार्ज के बारे में पूछ रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज। तो द फॉर्मूला शुड बी क्लियर इन योर माइंड, इट्स लाइक n डेल्टा फाई बाई आर। तो n डेल्टा फाई बाई आर को कौन करेक्ट कर रहा है, एन डेल्टा फाई बाई आर यही लग रहा है। बाकी सब जगह पर टाइम आ गया, वहाँ टाइम ही नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ टाइम है तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाइस क्वेश्चन, ये बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है। तो यहाँ पर है द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, करंट जो है ए से बी पे जा रहा है इन अ स्ट्रेट वायर एज शोन इन द फिगर। तो बच्चा आपसे बोलता है कि करंट लगातार घट रहा है, करंट जो है समय के साथ घटता है। अब जरा सोचिए अगर करंट ऐसे चलता तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ घटेगा, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। एज पर द फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना। मेरा करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ घट रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्रॉस वाली है। अगर मैं नहीं, क्रॉस नहीं, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर, और ये लगातार घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इससे मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी जो इसको सपोर्ट करेगी, तो वो डॉट वाली ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर घट रहा है तो हमें फ्लक्स को बढ़ाना होगा, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इसमें से ऐसी करंट फ्लो कराऊं जो इस डॉट के जैसी हो, तो डॉट ही रहनी चाहिए। अब डॉट रखने का मतलब है कि इसमें से कैसी करंट फ्लो कराऊंगा, ऐसी ढिचकियां। तो देखिए ये ऐसी करंट जाएगी बच्चा बाहर की तरफ, यानी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द आंसर इज इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑलराइट, तो आप आंसर मैच करते रहिएगा बच्चा। इस सिचुएशन को देख के बताइए म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पॉसिबल है, 1 2 3 कौन से ऑप्शन में। तो आप देखो ये सिचुएशन में ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, ये सिचुएशन में या फिर ये सिचुएशन में। टास्क इज योर्स, कमेंट करके बताइएगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अगला सवाल, एसी जनरेटर में ईएमएफ 0 है, टाइम t इक्वल टू 0, तो इस समय π/2 ओमेगा पर वोल्टेज क्या होगा। सो V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा 2 पाई ओमेगा t, राइट। तो 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t है आपका π/2 ओमेगा। ये देखिए ऐसा कर दें तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो सीधा सीधा VM आ जा रहा है। चलो नेक्स्ट आंसर शीट एंड या इट्स डन। लेकिन अभी हम AC भी करेंगे। चलिए तो AC की स्लाइड को अटेंड करते हैं यहाँ पे बच्चों, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अब हम AC भी कर लेंगे। ऑलराइट बच्चा लोग, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि बेसिकली हम RMS कैसे निकालते हैं बच्चा। तो RMS निकालने के लिए वी हैव दिस इक्वेशन IRMS इज इक्वल टू I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2, और अगर हम VRMS की बात करते हैं तो वही हो जाता है VM डिवाइडेड बाई √2।
ऐसे ही पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो पूरे अल्टरनेटिंग चैप्टर में आपने ये ध्यान रखना है कि जब तक मैं ना कहूँ कि पीक वोल्टेज है या मैक्सिमम वोल्टेज है, डू नॉट कंसिडर इट एज अ मैक्सिमम वैल्यू, ऑलवेज कंसिडर इट एज अ RMS वैल्यू। सो हियर वी हैव द RMS वैल्यू is 220 voltage and frequency would be your 50 hertz। क्लियर यहाँ तक? ओके तो RMS VRMS इस तरीके से निकलता है। साथ ही साथ अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू जो निकाला जाता है वो निकलता है 0 से लेकर के t एंड देन ft dt एंड देन इंटीग्रेशन dt एंड देन 0 से लेकर के t। अब यहाँ पर ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, या आपका Vm sin ओमेगा t हो सकता है, या आपका Vm cos ओमेगा t हो सकता है, या आपका Im sin ओमेगा t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और आपने याद रखनी है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप निकाल रहे हो एवरेज वैल्यू बच्चा, तो एवरेज वैल्यू निकालते वक्त हमेशा याद रखिए कि साइन ओमेगा टी हो चाहे कॉस ओमेगा टी हो, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, काम आपका आसान हो जाएगा। उसका एवरेज वैल्यू 0 होता है। और अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है या फिर आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, इनकी अगर हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं तो ये आपका हाफ आएगा 1/2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है और कॉस स्क्वायर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है, तो ये 1/2 बच जाता है। तो इसीलिए ये वैल्यूज़ को अगर आप याद रखेंगे तो सवालों में बड़ी आसानी होगी आपको इसे सॉल्व करने के लिए। तो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड द एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट है मीन वैल्यू, जो मैंने आपको बताया एवरेज वैल्यू, अभी जो बताया वो यही वाला पोर्शन है। एवरेज वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि चलो मान लो हम Vm साइन ओमेगा टी का हाफ साइकिल पे वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए फंक्शन हो गया ft। तो हाफ साइकिल मतलब बच्चों 0 से लेकर t/2, Vm बाहर है, अंदर आपका साइन ओमेगा टी dt है एंड देन dt है एंड देन 0 से लेकर के t/2 तक है। चलिए तो Vm हो गया। अब साइन का जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, साथ में ओमेगा भी यहाँ पर आएगा, और ये आपका हो गया कॉस ओमेगा टी 0 से लेकर के t/2। और यहाँ पर बच्चा लोग क्या आ जा रहा है t/2, क्योंकि t/2 माइनस में 0 करेंगे इट इज गोइंग टू बी t/2। ऑल राइट, सो Vm ओमेगा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2π/T, इट इज गोइंग टू बी t/2। यहाँ हमने लिखा कॉस ओमेगा मतलब 2π/T इंटू इसके जगह पर t/2 माइनस में कॉस 0। चल बच्चा कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, ये देखो 2 से 2 कटा, t से t कटा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी -1। सो -1 इट इज गोना बी -2, और ये 2 से 2 कट गया, ये t से t कट गया, तो ये आता है माइनस में 2Vm अपॉन में पाई। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो मैंने निकाला है वो हाफ साइकिल पे है, ये सवाल बन सकता है। ठीक है, हाफ साइकिल पर अगर सोचिए हम फुल साइकिल बोलते तो ये 0 से t हो जाता और वो आंसर 0 ही आ जाता। चेक करके देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज वही VRMS Vm/√2। AC डिवाइसेस, सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो XL, कोई भी इंडक्टर होता है उसमें एक रेजिस्टेंस जनरेट होती है, वो रेजिस्टेंस आपकी XL से रिप्रेजेंट की जाती है, दैट इज ओमेगा इंटू एल एंड दैट इज 2πfl। ये बिल्कुल आपके CUT के सिलेबस के बेसिस पर हम चल रहे हैं। अगर मान लो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो आपका XL क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। एक लाइट है और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है, अब आपको ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पर AC सोर्स भी है। इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ा रहा हूँ AC सोर्स की, तो देखिए फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ XL भी बढ़ जाएगा। XL एक तरीके से रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इस लाइट से चलने वाला करंट भी कम हो जाएगा, यानी कि ये जो बल्ब का ग्लो है, इंटेंसिटी है, वो डिप चली जाएगी, डाउन चली जाएगी। नेक्स्ट आता है बच्चा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का जो फॉर्मूला होता है वो 1/ωc, यानी कि 1/2πfc। इसमें चीज़ें बदल जाती हैं, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाइएगा तो XC आपकी घट जाती है। यानी वही कहानी, अगर मैं यहाँ पर एक लाइट ले लूँ और मैं एक कैपेसिटर लगा दूँ और मैं यहाँ पर एक AC सोर्स लगा दूँ और अब मैं कह रहा हूँ कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ XC घटेगा, और अगर XC घट जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो ग्लो है, चमक है, वो इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई देगी।
यानी कि वो बढ़ी हुई हमें दिखाई देगी। फिर आता है पावर। जो हमारे एसी करंट के अंदर पावर होता है बच्चा, उसका फॉर्मूला VRMS IRMS cos फाई होता है। ये आपका रियल पावर होता है और ये आपका अपेरेंट पावर होता है। और यहाँ पर ये जो cos फाई है इसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। इंस्टेंटेनियस पावर सेम, VRMS IRMS cos फाई। एवरेज पावर, उसी वैल्यू को आप क्या करेंगे? एवरेज के फॉर्म में निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन 0 to FT dt। आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। पावर फैक्टर हमने समझ लिया। अब LC ऑसिलेशन ये नहीं है आपके CUET के अंदर, तो इसे साइड में कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, LC ऑसिलेशन नहीं है। आइडियल करंट, इट्स नॉट आइडियल करंट, इट शुड बी ऑफ आइडियल करंट। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर LCR करंट है बच्चा लोग, LCR सर्किट की बात करते हैं। तो LCR सर्किट देखिए क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास में एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और इस तरह से एक रजिस्टर है L C एंड देन R, और अगर आपने उसे किसी AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर लिया, किसके साथ कनेक्ट किया? AC सोर्स के साथ, तो इसमें करंट कितनी फ्लो करती है? तो इसमें जो करंट फ्लो करता है बच्चा, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन में Z, यानी इम्पिडेंस दैट इज R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ये जो लाइन है वो आपका VR रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन आपका इम्पिडेंस रिप्रेजेंट करता है, ये आपका VL माइनस VC और ये आपका फेज डिफरेंस फाई। अगर मुझे ये फेज डिफरेंस निकालना है, मतलब कि tan फाई, और tan फाई फ्रंट यानी कि VL माइनस VC अपॉन में VR, यानी कि फाई इज इक्वल टू tan का इन्वर्स VL माइनस VC अपॉन में VR। एक चीज़ समझिए, इन सभी में से चलने वाली करंट सेम ही होगी, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो IRMS हो। तो VM की जगह पर हम लिख सकते हैं IM इंटू R, VC की जगह हम लिख सकते हैं IM इंटू XC, और VR की जगह पे लिख सकते हैं IM इंटू R। तो सभी जगह से IM कैंसिल। अगर IM हर जगह से कैंसिल हो जा रहा है तो ये इक्वेशन बन जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ये आपका फाई। करेक्ट है? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फेज डिफरेंस। इसी डायग्राम को देखते हुए अगर आपको पावर फैक्टर चाहिए, पावर फैक्टर, तो cos फाई, तो cos फाई इज इक्वल टू R बाई Z। सो फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स R बाई Z। अब मैं ये कैसे बोल दे रहा हूं? तो cos फाई R बाई Z, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू बेस एंड देन हाइपोटेनियस। चलिए बच्चा, तो ये हो गया। इसी में एक और छोटी सी कहानी आती है, वो कहानी के लिए हम अगले स्लाइड पर चल पड़ते हैं, और वो कहानी को थोड़ा ध्यान से समझना, जिसे हम कहते हैं सीरीज रेजोनेंस। कलर चेंज कर लीजिए बाबूजी। सीरीज रेजोनेंस। अब सीरीज रेजोनेंस बच्चा एक इवेंट होता है जिसके अंदर आपका जो करंट होता है IRMS वो मैक्सिमम होता है, और ऐसा लाने के लिए हमें XL और XC को हमेशा सेम करना पड़ता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट में LC। बड़े सारे सवाल इस पर से पूछे जाते हैं। ठीक, जब XL बराबर XC होता है तो इम्पिडेंस ऑटोमेटिकली R के बराबर आ जाता है। सोच के देख लो, क्योंकि अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, तो XL तो XC के बराबर है, तो Z सीधा सीधा किसके बराबर हो गया? R के बराबर हो गया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कहानी ऑफ सीरीज रेजोनेंस। इसी कहानी के साथ एक और चीज जुड़ता है, एक ग्राफ, जिसे IRMS वर्सेस ओमेगा का ग्राफ कहा जाता है। इस ग्राफ के साथ साथ एक चीज जुड़ी हुई बात है कि अगर यहाँ पर ओमेगा नॉट होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो उस वक्त आपका करंट जो होता है बच्चा वो मैक्सिमम होता है, और उससे ठीक पहले की जो वैल्यू होती है ओमेगा 1 और उसके जो बाद की वैल्यू होती है ओमेगा 2, इसे हाफ पावर बैंडविथ डेल्टा ओमेगा कहते हैं। इस वक्त जो पावर रहता है वो मैक्सिमम का √2 होता है डिवाइड बाई, यानी जो करंट रहती है वो मैक्स बाई √2 रहती है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा ओमेगा हो गया। अब ये कितना ग्राफ ऊपर जाएगा उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाली क्वालिटी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, एंड बेसिकली इसका फॉर्मूला 1/r अंडर रूट में L अपॉन में C होता है। सो द क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट L बाई C। कई बार ऐसे सवाल भी हमने नीट में देखा है कि आपको अलग अलग L, C और R की वैल्यूज़ दी गई है और पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें से परफेक्ट इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि किसका ग्राफ बहुत अच्छा होगा। तो जिसका
क्यू सबसे बड़ा होगा उसका ग्राफ भी बहुत अच्छा आएगा, उसकी जो पीक वैल्यू जाएगी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाएगी। नेक्स्ट इसमें ट्रांसफॉर्मर की कहानी है, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी है, इस कहानी से भी डील करवाता हूँ आपको। देखिए तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, किस तरीके से सॉफ्ट आयरन की कोर्स होते हैं, प्लेट्स होती है बहुत सारी, और उसके ऊपर बच्चा ऐसे वाइंडिंग किया जाता है। एक तरफ होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, तो ये इस तरीके से जा करके ऐसे, तो जहां पर आप इनपुट देते हो ना वो हमारा प्राइमरी होता है, ये आपका प्राइमरी कॉइल है जहां पर आप इनपुट दोगे। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को चेंज करना, घटाना बढ़ाना। और जहां पर दूसरे साइड पर वाइंडिंग होती है वो आपका होता है बच्चा लोग आउटपुट, इसे सेकेंडरी कहा जाता है। ये आपका सेकेंडरी कॉइल होता है, जहां पर आपको बढ़ा हुआ आउटपुट मिलता है, ये आपका सेकेंडरी है। सो हियर वी गेट अ आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर हमको इनपुट दिया जाता है। तो जब भी हमारा आउटपुट वोल्टेज ES यानी प्राइमरी में मिलने वाला वोल्टेज बड़ा हो तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, अप यानी बढ़ गया। और जब भी हमारा आउटपुट घट जाता है, प्राइमरी से लेस हो जाता है, तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए एक ही फार्मूला हमेशा काम करता है, और वो है ES अपॉन में EP इज इक्वल टू NS अपॉन में NP इज इक्वल टू IP अपॉन में IS। जब भी कहा जाए किसी भी क्वेश्चन में आइडियल ट्रांसफार्मर लिया गया है, तो बच्चा आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब याद रखिएगा कि इनपुट इज इक्वल टू क्या रहेगा, आउटपुट। ये जो भी खूबसूरत सी नोट आप देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरे ये हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम बहुत शानदार जाए। तो आप इन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे कि अब इस चैप्टर पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो AC सर्किट है, इन 1 सेकेंड करंट रिड्यूसेस टू 0 वैल्यू 120 टाइम्स। तो AC सर्किट में करंट जो है बच्चा 1 सेकेंड में 120 बार 0 वैल्यू पर जा रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 120 बार जा रहा है, हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट इज, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब इसे आप ध्यान से देखिए बच्चा, तो एक ऑसिलेशन जब हुआ यहां से यहां तक, यानी जब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हुई तो करंट कितने बार 0 हुआ, 2 बार। बच्चे कहते हैं सर ये भी तो 0 है, बट ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो ये पहली बार तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग बड़ा 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 फिर 0, फिर घटा घटा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर बड़ा बड़ा 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया जब हमारी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 1 हर्ट्ज थी तो करंट आपका कितने बार 0 हुआ, 120 बार, सॉरी 2 बार, 2 टाइम्स। तो अगर ये 120 बार घट रहा है, 120 बार सवाल हिसाब से 0 हुआ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी 120/2, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 60 हर्ट्ज। सो द आंसर इज 60 हर्ट्ज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। di/dt है, विल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द इंडक्टर। तो LdI/dt इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, बिकॉज इंडक्टर के क्रॉस जो EMF मिलता है वो LdI/dt ही होता है। ऑन डिक्रीजिंग द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चलिए LC सोर्स के अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो 1/2πfc, और XL जो है वो आपका 2πf एंड देन L है। फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ये भी डिक्रीज होगा, अगर हम इसे डिक्रीज कर रहे हैं तो ये बढ़ेगा, बिकॉज इनवर्स रेशियो में है, तो इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, माय बच्चा पार्टी। नेक्स्ट है, व्हेन डज द इंपेडेंस ऑफ सीरीज LCR AC सर्किट बिकम्स मिनिमम। हमें Z को मिनिमम करना है, तो ये जो हम R प्लस में XL माइनस में XC कहते हैं, तो ये स्टेप को 0 कर देना चाहिए, तभी हमारा Z R के बराबर होगा, एंड इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू द मिनिमम वैल्यू। वैसे इसे मैं क्या इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसे रियल पार्ट कहते हैं और इसको आपको इमेजनरी पार्ट कहते हैं। तो इस हिसाब से व्हेन द इमेजनरी पार्ट ऑफ द इंपेडेंस इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर D। The value of Q factor in the LCR series circuit is 1/R under root LC. That means it depends on all the values of all the three components we have, L, C and then R. देखिए ये अच्छा सवाल है, यहाँ पर VM की वैल्यू पता चल गई, IM की वैल्यू पता चल गई, फेज डिफरेंस पता चल गया। मैक्सिमम स्टूडेंट इससे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो गलत हो जाता है, क्योंकि करंट आपका मिली एम्पियर में है, तो पावर चाहिए, तो P बराबर में VM
आई एम बाई टू, क्योंकि वी आर एम एस आई आर एम एस था, इट इज़ लाइक वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू एंड देन कॉस फाइव, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब वोल्टेज मैक्सिमम आपका 100 है, यहाँ देखिए वोल्टेज उतना ही है, करंट आपका 100, बट बच्चों साथ में मिली भी है तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4, 4 से काट दो 25, सही है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 25 इंटू 10⁻1 यानी कि 2.5। नेक्स्ट, करंट ऑफ 50 बाई पाई हर्ज फ्रीक्वेंसी is passing through an AC circuit having series combination of resistor and inductor, then the phase difference between voltage and current is। अब ध्यान से देखो, R और L है, हमें फेज डिफरेंस चाहिए यानी कि 10 फाई, तो 10 फाई आपका होता है XL अपॉन में R, वैसे XL माइनस XC होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी फाई इज इक्वल टू 10 का इनवर्स XL यानी कि ओमेगा इंटू एल, ओमेगा तो आपके पास है नहीं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई एफ, एफ है 50 बाई पाई, 2 पाई एफ एंड देन एल, तो एल की जो वैल्यू है वो 1 है, अपॉन में आर रेजिस्टेंस दैट इज 100, तो ये कटा, पाई पाई कट गया 1 यानी कि 45 डिग्री, सो द आंसर इज 45 डिग्री। ओके बच्चा, नेक्स्ट है कि इन एन AC LC सीरीज सर्किट वी हैव ओनली L एंड C, XL ग्रेटर देन अगर XC है, हेंस द करंट। अब बच्चा देखो यहाँ पर आपका R रहता है, ये आपका XL रहता है और ये आपका XC रहता है, ध्यान से समझना, है ही नहीं यार, तो XL और XC के बीच फेज डिफरेंस आपका कितना है, 180 डिग्री है। अब बट XL बड़ा है तो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो पाई बाई 2 तो कट गया, पाई बाई 2 तो कट गया, ये दो ऑप्शन है, लीड्स द वोल्टेज बाई पाई इन फेज एंड लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई इन फेज। अगर XL माइनस XC है, क्योंकि XL बड़ा है तो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है और ये हमारे लिए वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज लैग कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे जा रहे हैं ना, तो करंट क्लॉकवाइज में लैग होता है, एंटी, एक जस्ट अ सेकेंड, IPL की बात करते हैं, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है यानी कि VL, इंडक्टर में पोटेंशियल, हाँ एंटी क्लॉकवाइज में लीड होता है बच्चा, तो आपका वोल्टेज लीड करेगा, तो लीड्स द वोल्टेज बाय पाई इन फेज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, मैंने ये कैसे बोला IPL ICL, तो ये आपको बोर्ड में भी पढ़ाया गया था, ये है आपका इंडक्टर, P4 आपका पोटेंशियल एंड L4 बच्चा लोग आपके पास में लीड, IPL, एंड देन वी हैव CCL कैपेसिटर, करंट एंड देन लीड, तो कैपेसिटर पे करंट लीड करता है। सो डायग्राम इनके कुछ ऐसे थे, ये आपका I, ये आपका VL, ये बच्चा आपका I, ये आपका VC, तो देखो करंट की तरफ जा रहा हूँ, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज की तरफ जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा लीड होता है, यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज में तो वो लीड कर रहा है, तो इसीलिए आंसर आएगा लीड्स द वोल्टेज बाय पाई इन फेज। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, I इतना दे रखा है, तो RMS वैल्यू हमें चाहिए, तो दिस इज IM 100 बाई √2, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कटा, तो 50 √2 इज द करेक्ट आंसर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट, डायरेक्ट आंसर है बच्चा लोग 1/2 पाई √LC। नेक्स्ट, a coil of inductance L and resistance R is connected to an AC source of V voltage. If the frequency is इतना, the current in the circuit will be, तो I बराबर V by Z होता है, सर्किट आपका L और R का है, तो Z आपका R स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर एंड देन L का स्क्वायर हो जाएगा, विच मीन्स XL का स्क्वायर। अगला सवाल है, one inductor is connected to AC source, then the current flowing through the inductor is, तो इंडक्टर से चलने वाली करंट है बच्चा लोग, तो VRMS, इसको समझिए, VRMS अपॉन में Z, तो VRMS की जगह पर अगर हम VM समझे तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में VRMS VM बाई √2 नहीं दिख रहा है, तो सोचते कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। VM बाई Z, अच्छा VM तो आपका चलो V0 हो जाएगा, सब जगह V0 है, Z की जगह पर क्या आएगा, तो Z की जगह पर आपका बच्चा कौन सा करंट, कौन सा है ये, इंडक्टर इज कनेक्टेड टू, इंडक्टर लगा तो इंडक्टर के लिए ओमेगा L हो गया, और अगर सिर्फ इंडक्टर होता है तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है,
तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. सो इट्स ऑल अबाउट थ्योरी की क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, देन यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. अगर हम एसी सोर्स की जगह डीसी करते हैं ना, तो डीसी में जितना हम नीचे वोल्टेज देते हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाता है एलसी और आर में. बट यहाँ पर एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स के लिए जो वोल्टेज होता है वो हमेशा फेजर डायग्राम के हिसाब से होता है. तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर. इसलिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा. ये तब होता जब आपका सिर्फ डीसी सर्किट रहता तब. RC circuit when charge on the plates of the capacitor is increasing, the energy obtained from the source is stored. कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी स्टोर होती है बच्चा. आंसर इज ए. एलसी ऑसिलेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम हटाते हैं. चलिए, एसी सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज इतना एंड द फ्रीक्वेंसीज एट हाफ पावर पॉइंट्स आर इतना, व्हाट विल बी द क्यू फैक्टर. देखिए क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से आता है 1/r अंडर रूट एल अपॉन में सी. वो होता है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में हाफ पावर बैंडविड्थ. तो जो रेजोनेंट है बच्चा वो 600 दे रखा है. वैसे आप बोलोगे सर तो फ्रीक्वेंसी है, तो इफ आई राइट 2πf, नीचे भी 2πf1 माइनस f2, 2π कैंसिल आउट. तो बात वही है. अब ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 100 कट गया. आंसर इज 6. चलो नेक्स्ट. An alternating voltage इतना दिया है is applied to a capacitor to 1 microfarad. The current reading of the ammeter will be equals to. तो करंट की जो रीडिंग होगी वो IRMS होगी, which is IM by रूट 2 या VRMS अपॉन में Z. यही होगा. VRMS आपका VM by रूट 2, तो 200 रूट 2 बाई रूट 2. और Z की जगह पर क्या आएगा बच्चा लोग, क्योंकि कैपेसिटर है तो इट इज गोइंग टू बी x इंटू सी. और XC की जगह पर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा देखिए ये रहा 100. एंड देन कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड. तो इट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻⁶ कैंसिल. तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 2, 4 चला गया तो -2 हुआ. बट हमें आंसर मिली में लाना है, तो 10⁻⁻1 एंड देन 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया, ये आपका मिली हो गया. और 2 ये 20, तो आंसर है 20 मिली एम्पियर. ये समझ गए आप. मुझे दिख रहा है यहाँ पर आंसर को मिली एम्पियर में लाना है, तो मैं मिली में लाने के लिए 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दूंगा. तो ये तो मेरा बैलेंस हो गया मिली में. बचा 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 2 को 20 कर देगा, तो आंसर इज 20. ऑल राइट नेक्स्ट. So here we have the power in the IC circuit is given by this. The power factor at the resonant frequency. जैसा कि आप जानते हैं पावर फैक्टर cos phi that is R by Z. बट Z तो R होता है. जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो कट गया तो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 आएगा. बच्चे गलती करते हैं फाई बोल देते हैं 90 डिग्री, बट फाई नहीं पूछा है. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट पावर फैक्टर. इट इज गोइंग टू बी 1. फेज डिफरेंस होता है आपका. The output power in a step-up transformer is greater than the input power, equal to the input power, maintained even during the power cut and less than the input power. हमेशा याद रखिए कि जब तक आपका ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है तब तक पावर में कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे, इसीलिए आंसर आता है लेस देन द इनपुट पावर. बट अगर सवाल में ऐसा हम बोल देते, पूछ लेते कि वी हैव टू टेक द आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए यू वुड हैव गिवन द आंसर कि यार इनपुट पावर इज इक्वल टू द आउटपुट पावर. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. बट कुछ ना कुछ लॉस होता है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है. LC ऑसिलेटर सर्किट हैविंग अ कंप्लीट ना. द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ अ 2 इंडक्टर इज 2.4 हेनरी. इंडक्टेंस ऑफ 2 इंडक्टर व्हेन द कनेक्टेड इन पैरेलल. तो पैरेलल में बच्चा L1 L2 ये आपका 2.4 है, ठीक है. एंड 10 हेनरी वन कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये आपका 10 हो गया, यानी 10 इंटू 24 2.4 24 हुआ. तो जो आपका L1 है वो 24 बाई L2 आ गया. इसको उठा लो. L1 प्लस L2 आपको कह रहा है कि कितना है 10 है. L1 आपका 24 बाई L2 है, प्लस ये L2 है, प्लस ये 10 है. तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. L2 स्क्वायर माइनस में 10 L2 प्लस में 24 इक्वल्स टू 0, यानी L2 माइनस में 10, 6 चौके 24 ना. तो L2 माइनस में 6 एंड L2 माइनस में 4 वुड बी 0. तो L2 बराबर में 6 एंड L2 बराबर में 4. तो ये आपका आंसर है 6 and 4, ऑप्शन नंबर ए. चलिए बच्चा,
विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द AC वोल्टेज? ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ऑसिलेटर तो एनर्जी ट्रांसमिट करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज की रीडिंग देता है, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफाई नहीं करता, ट्रांसफॉर्मर चेंज करता है, कंट्रोल करता है, एंड रेक्टिफाई डज दैट जॉब जहां पर AC को DC में कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन है तो इसका मतलब है कि NS शुड बी लेस देन NP, तो डाउन में NS लेस देन NP होता है, इसलिए R लेस देन 1 होगा। अगला सवाल, फॉर एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर व्हेन द करंट इज IP एंड द करंट इन सेकेंडरी इज दिस। अब देखिए हर जगह पर दिया हुआ वैल्यू, बट आइडियल वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब है कि आउटपुट पावर मस्ट बी इक्वल्स टू इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर किसके बराबर होगा? इनपुट पावर के बराबर होगा। अगला सवाल है, इन एन AC सर्किट करंट इज 2 एम्पियर एंड वोल्टेज 220 वोल्टेज। तो ये करंट है और ये वोल्टेज है और ये पावर है आपका 40 वॉट। तो पावर फैक्टर पूछ रहा है, पावर 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 पावर, वैसे देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, इन एन AC सर्किट करंट इतना, यानी ये RMS की वैल्यू दे रखा है ना, सो VRMS IRMS cos फाई, कुछ नहीं बोलता है मतलब कि वो RMS की ही वैल्यू है। तो ये आपका 220 हुआ, IRMS आपका 2 हुआ, एंड cos फाई आपको चाहिए, ये आपका 40 है। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटा इतना, तो 2/22 ये आपका पावर फैक्टर है, यानी 1/11, तो 11 को भाग कर देंगे तो 0.0 समथिंग आ रहा है बच्चा लोग, 0.09 ही होगा। ऑलराइट बच्चा, तो ये आप आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्पी मैनर में आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। फिर से कहूँगा, आप चाहें तो पूरे इसको रिवाइज करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आपके चाहने पर है। एंड साथ ही साथ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलो। करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो हमारे बाकी के चैनल्स को भी जो है बच्चा लोग, SSP नॉलेज हब खास करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ बच्चा पार्टी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास 24 ऐप पर हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, इन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल है। सिर्फ 500 रुपीज़ में यू विल गेट दैट ज़बरदस्त 10 मॉक टेस्ट, बिकॉज जनरल टेस्ट आपका इंग्लिश और ये डोमेन जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो तो हम लोग करा ही रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड केमिस्ट्री के लिए सलोनी मैम के भी लेक्चर्स आ रहे हैं बच्चा, सो डो नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट, बिकॉज इस चैनल पे फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी कराई जा रही है। आपको मैं कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, केमिस्ट्री का प्रीवियस वीडियो 3 आवर्स का लेक्चर है, उसमें लगभग 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कराए गए हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, जय हिंद।